Good morning, students. I am Preeti Sharma, your SST teacher. Now, in geography, we start first chapter resources. So, in this chapter, we study about resources which are gift by nature. हम resources के बारे में पढ़ेंगे जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है और वो नेचर ने हमें एज अ फ्री गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं. So look and see the beautiful world around you, the flowers blooming in the garden, the bees and butterfly humming on them, the carpet of grass, the soft breeze, the warmth of the sun, the flowing streams, the snow-covered mountain tops and moonlight night. The creeping birds in their nest and the blue sky, nature gifts are many. Some of things that nature provide us are essential for our survival on the earth, while some others satisfied our wants. अब हम अपने आसपास देखते हैं चारों तरफ हमारे फूल खिले हुए हैं, गार्डन्स हैं जहाँ पर हमें कई तरह की बीज और बटरफ्लाई देखने को मिलती हैं. जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, क्रीपिंग करती हैं. चारों तरफ अगर हम देखें हमारे नेचर में तो सॉफ्ट ग्रास की कारपेट जैसी बिछी हुई है. साथ ही सन है जो हमें वार्म प्रोवाइड करता है और फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स हैं. तो हमारे चारों ओर नेचर ने बहुत कुछ हमें दिया है. साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी वांट्स, जो हमारी ज़रूरत हैं उनको पूरा करने के लिए नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है. तो ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रिसोर्स के नाम से जानते हैं. सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमंस हैव स्ट्रगल हार्ड and extracted material from nature which could be processed into products. Immemorial it means पुरातन समय, बहुत प्राचीन समय से ह्यूमन क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बहुत कड़ा संघर्ष कर रहा है. जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं मटेरियल उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको धरती के बाहर निकालने के लिए, उनको यूज़फुल बनाने के लिए. So with the passage of time, humans have made unbelievable progress on the technology and the economic front. और अगर हम देखें तो समय के साथ मनुष्य ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा उसने तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजिकल भी और एज वेल एज़ इकोनॉमिक फ्रंट में, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ वो हो गया है. ऐसे कौन से चेंजेस हैं? अब अगर हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं तो अर्ली ह्यूमंस ने फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया. तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई कि हिस्ट्री में इन्वेंशन किया. ऐसा अभी ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर हम 20-30 ईयर्स बैक अगर देखते हैं तो जो दूरियां थी, डिस्टेंस थे आने जाने में, उसमें बहुत टाइम लगता था. क्यों? क्योंकि कन्वेंस सबके पास इतना इजी अवेलेबल नहीं था जितना आज है. आज हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके पास अवेलेबल है. ट्रेन्स हैं, फास्टेस्ट ट्रेन्स आ रही हैं डे बाय डे. साथ ही प्लेन्स हैं, बाय एयर आप कहीं का भी ट्रैवल कर सकते हो जो कई दिनों की दूरी को कुछ घंटों में कन्वर्ट कर देता है. तो ये हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया. तो बहुत तेज़ी से हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है ट्रांसपोर्ट में और भी काफ़ी चीज़ों में. So these development have raised their standard of living. All this has been possible due to the availability of various resources. अब ये जो डेवलपमेंट है ये इनसे क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं या डे बाय डे कुछ ना कुछ नया इन्वेंट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये सब क्यों कर रहे हैं, जो हमारी जीवन जीने की पद्धति है उसको क्या करना, हाई स्टैंडर्ड लिविंग बनाना, उसमें गुणवत्ता शामिल करना. ऑल दीज हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. अब ट्रांसपोर्ट का रिसोर्स से क्या कनेक्टिविटी है,
ट्रांसपोर्ट का रिसोर्स से बहुत कनेक्टिविटी है। नेचर ने हमें क्या दिया है, क्रूड ऑयल प्रोवाइड किया है जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। तो कोई भी व्हीकल विदाउट फ्यूल नहीं चल सकता। तो व्हीकल को चलाने के लिए जो मेन हमें ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए या गैस चाहिए या सीएनजी चाहिए या डीजल चाहिए, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से। नेचर हमें इसे रॉ फॉर्म में, क्रूड ऑयल के फॉर्म में प्रोवाइड करती है और ह्यूमंस टेक्नोलॉजी की मदद से, अपने स्किल से उसको कन्वर्ट करता है एज अ रिसोर्स, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनाने के लिए। तो इसीलिए रिफाइनरीज़ हैं जहाँ पर पेट्रोल, डीजल, ये काफ़ी सारी प्रोसेसिंग करके हमें फ्यूल मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं? सो रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज ऑल दूज फीचर्स ऑफ द environment Resources can be defined as all those features of the environment which help us to produce things that satisfied our needs and are finally used by us. Resources क्या हैं? वो सारी चीज़ें जो हमें environment से मिलती हैं, nature से मिलती हैं और हमारी needs को satisfied करती हैं, वो क्या हैं? सभी resources हैं। The term resources usually refer to natural substance which occur in the air, water or the land. अब जो हम resource वर्ड का यूज़ करते हैं, मेनली इस resource वर्ड का यूज़ किन चीज़ों के लिए किया जाता है? नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचर से हमें मिल रहा है और वो कहाँ अवेलेबल है? अकर इन एयर, हमें एयर से मिलता है, वाटर एंड ऑन द लैंड, और लैंड से हमें मिलता है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। तो दीज नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, और इन नेचुरल रिसोर्सेज में क्या मिल रहा है हमें? रॉ मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया, रॉ मटेरियल सच एज फ्यूल्स एंड मिनरल्स, रेन, विंड, सनलाइट, सॉइल एंड वेजिटेशन। फ्यूल हमें मिलते हैं क्रूड ऑयल से, नेचर हमें प्रोवाइड करता है। रेन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, कल्टीवेशन नहीं होगा, ग्राउंड वाटर बहुत डाउन चला जाएगा। साथ ही विंड, और जितने भी हम डैम बनाते हैं जहाँ से हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो रेन है उन्हीं के थ्रू उनमें पानी आता है, थ्रू रिवर्स। नेक्स्ट विंड का यूज़ हम विंड मिल्स में करते हैं जिन्हें हम पवन चक्की कहते हैं, इनसे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। सनलाइट सेम, सोलर पैनल के रूप में या सोलर लाइट के रूप में हम सनलाइट का यूज़ करते हैं। सॉइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि जितनी भी वेजिटेशन है, कल्टीवेशन है, हमें जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? विद द हेल्प ऑफ सॉइल। सॉइल ही नहीं होगी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल कैसे होगा? Sometimes we widen the scope of this term and includes human resource as well. कई बार हम इसको और बड़े स्तर पर देखते हैं और हम ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते हैं। द ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड्स लेबर एंड ह्यूमन स्किल्स। जब हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है लेबर एंड ह्यूमन स्किल्स। लेबर, जैसे कि मैंने बताया कि नेचर हमें रॉ फॉर्म में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और उसको यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट कौन करता है? ह्यूमन अपने स्किल से, टेक्नोलॉजी से, लेबर से उसको कन्वर्ट करता है रिसोर्स में। सो नेचुरल रिसोर्स बिकम रिसोर्सेज व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग देम टू फुलफिल आवर नीड्स। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। So natural resources are all those raw materials that we get from the earth. This means human action turn naturally available things like air, water, soil and forest. Natural resource क्या है? वो सारी चीज़ें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं और हम उनको कहाँ से लेते हैं? अर्थ से लेते हैं। और ह्यूमन उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? नेचुरली अवेलेबल थिंग्स को रिसोर्स में। और वो कौन सी हैं? एयर है, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, इन सबको किस में कन्वर्ट करता है? ह्यूमन रिसोर्स में, यूजफुल रिसोर्सेज। सो वे यूज़ एंड मॉडिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इन वे दैट आर बेनिफिशियल टू अस। नेचर से मिलने वाली नेचुरल रिसोर्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अपने लिए रिसोर्सेज में, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यूज़
and function, natural resources can be classified into different ways. और अगर हम natural resource के बारे में बात करें तो इनके origin के आधार पर कई टाइप जो हैं वो इसके हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट वेज पे। तो इस डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपको बनाना है टेबल अपनी कॉपीज़ में। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में मतलब जो रिसोर्स हमें मिला हुआ है वो दो पार्ट में बटा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल जितना हमें रिसोर्स के बारे में पता है और करेंटली हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हमें उसके बारे में डीप नॉलेज है कि वो कितना अवेलेबल है, कितना स्टॉक हमारे पास है और करेंटली हम उसका यूज़ भी अच्छे से कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअल रिसोर्स। दूसरा है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब आपको मालूम है संभावित, किस में कितना पोटेंशियल हो सकता है, किसको हम और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में अभी हमें डीप नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास उतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है या उतने स्किल्स नहीं है कि हम उसको प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। तो इसकी डिटेल में भी आपको आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट आपका है जो वो है बेस्ड ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं? अबायोटिक एंड बायोटिक। बेस्ड ऑन स्टॉक, हमारे पास कितना अवेलेबल है और कैसा है, उसके आधार पर है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। हमारे स्टॉक में रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल दो तरह के हैं। रेन्यूएबल जिनको हम यूज़ करते रहते हैं और वो दोबारा से बन जाते हैं। नॉन रेन्यूएबल जिनके स्टॉक हमारे पास हैं और उनको एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो बनेंगे नहीं, या बनेंगे तो उसमें हज़ारों सालों का समय लगेगा। तो दो तरह के हैं, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। इनको भी डीप डिवाइड किया गया है। रेन्यूएबल में कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल। कंटिन्यूअस जो लगातार बनते रहते हैं और सस्टेनेबल जो कुछ लगातार रहने वाले हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। नॉन रेन्यूएबल में भी हैं फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। नॉन रेन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। ये दोनों स्टॉक में हैं, इनके लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा बनने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन उपलब्धता के आधार पर कौन किस लेवल पर अवेलेबल है। सो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें है यूबिक्विशियस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विशियस इसका मतलब होता है पूरी तरह मिलने वाले। यूबिक्विशियस जो हर तरफ अवेलेबल हैं, जैसे सनलाइट पूरी अर्थ पर है, हर देश में आपको मिलती है। वाटर हर जगह आपको मिलता है। एयर आपको हर जगह मिलती है। तो ऐसे संसाधन जो सारे विश्व में विद्यमान हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूबिक्विशियस। और दूसरे हैं लोकलाइज्ड, ऐसे संसाधन जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं, उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड। अब हम इनकी डीप स्टडी करेंगे। ये चार्ट आप सबको बेटा अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आगे तक आपको क्लासेस में ये हेल्प करेगा। साथ ही ये जो चार्ट है आपको अपनी बुक जो नोटबुक है उसमें भी ड्रॉ करना है। सो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम यहाँ इनकी डीप स्टडी करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने प्रकार के हैं। So natural resources can be classified into different groups depending on level of development and use। उनके लेवल और डेवलपमेंट कितना हुआ है उनका, उसके आधार पर, उत्पत्ति ओरिजिन के आधार पर, स्टॉक कितनी अवेलेबिलिटी हमारे पास है, और डिस्ट्रीब्यूशन उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या वो सब जगह एक समान है या वो कहीं पर मिलते हैं और कहीं पर नहीं। सो वी कैन सब डिवाइड दीज कैटेगरीज इन फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर हम इनको सबसे पहले देखेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यूज वी कैन डिवाइड नेचुरल रिसोर्सेज इनटू टू, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद एक्चुअल रिसोर्स। Actual resources are those resources whose quantity, amount of reserve is known and which are currently being used। एक्चुअल रिसोर्सेज वो संसाधन हैं जिनको हम करंट में यूज़ कर रहे हैं, साथ ही हमें इनकी क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी की बारे में पूरी जानकारी है कि ये किस क्वालिटी के हैं, किस क्वालिटी के हैं, और कितने जो इसके भंडार हैं, स्टॉक हैं, वो कितने हैं, कितने हज़ार मीट्रिक टन है या कितने मिलियन टन है, ये हमें पूरी इसके बारे में जानकारी है। और इस तरह के रिसोर्सेज कौन से हैं? कोल डिपॉजिट्स। जो कोल डिपॉजिट्स हैं ये है कोल डिपॉजिट ऑफ रूलर,
ये वेस्टेलिया में है, इन जर्मनी। दामोदर वैली कोल फील्ड्स, दामोदर घाटी कोल फील्ड्स है, ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। झारखंड एंड उड़ीसा, इंडिया में झारखंड और उड़ीसा में है। ऑयल इन मिडिल ईस्ट। अब ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल बेटा मिडिल ईस्ट यानी कि जो मिडिल गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो सऊदी अरेबिया के साइड में जो कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्री, मेनली ऑयल वहीं मिलता है गल्फ़ कंट्रीज़ से, और वहीं से हम इसको लेते हैं। सो मिडिल ईस्ट। आयरन ओर इन क्रिवोई रोग इन द यूक्रेन। और आयरन ओर मतलब लोह अयस्क, जो लोह अयस्क के भंडार हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमें पूरी जानकारी अवेलेबल है, साथ ही हम इनका यूज़ भी कर रहे हैं करेंटली। और इनकी द क्वांटिटी एंड दीज रिजर्व इज़ नोन एज एस्टिमेटेड एंड दीज आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। इनको एस्टिमेटेड कहते हैं रिसोर्स, और प्रेजेंट में हम इनका यूज़ कर रहे हैं। दूसरे हैं हमारे, वो हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज हुज इंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नोन। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है कि ये संसाधन कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है और इस संसाधन का हम कितना उपयोग कर सकते हैं। विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज अप टू ऑप्टिमम लेवल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, और साथ ही हम इनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। हाउएवर दीज रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। हालांकि ये जो संसाधन है ये भविष्य में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दे कुड बी एक्सप्लॉयटेड इन फ्यूचर विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जाएंगी हम ऐसे संसाधनों का भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें है आपका टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मैं आपको समझाती हूँ, साथ ही दूसरा एग्जांपल है इसका, वो है विंड एनर्जी, जिसे हम विंड मिल्स कहते हैं। अब विंड मिल्स में क्या है, जैसा कि विंड मिल्स लगाई जाती हैं, पवन चक्की लगाई जाती हैं, वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हर कंट्री में है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका बेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इवन हमारा जितना भी डेवलपमेंट है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे लिए कुछ भी यूज़ का नहीं है। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है, और जितना भी लोड है वो मेनली किस पर है? हाइडल एनर्जी पे, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका बर्डन शिफ्ट करने के लिए फ्यूचर में इसके विजन रखे जा रहे हैं कि विंड मिल से एनर्जी को जनरेट की जाए, जिसकी शुरुआत इंडिया में हो गई है। जैसे गुजरात का हिस्सा है नागरकोइल, कुछ पोर्शन तमिलनाडु का, राजस्थान का वेस्टर्न एरिया, यहाँ पर विंड मिल्स लगाई गई हैं, जिनसे कि ये विंड एनर्जी जनरेट की जा रही है, लेकिन उस लेवल पर जनरेट नहीं की जा रही है जितनी होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम टाइडल एनर्जी। टाइड का मतलब आप सब लोग जानते हैं, सी और ओशंस में हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना है कि जो हाई टाइड का वाटर है, हाई टाइड में क्या होता है? ओशन अपने एरिया से बहुत आगे तक चला जाता है, जो उसकी करेंट्स होती हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे तक जाती हैं, जो उसकी वेव्स होती हैं। तो उनका कहना है कि क्यों ना हम उन वेव्स से एनर्जी को जनरेट करें, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी बहुत सी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर इस तरह की प्रोडक्शन अभी ढंग से शुरू नहीं हुआ है। टैप एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय हाई टाइड्स इन सीज एंड ओशंस आइदर ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और द इनएक्सेसिबिलिटी टू मार्केट। हालांकि दो बड़ी समस्याएं हैं जिनके कारण ये एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास उस एनर्जी को जनरेट करने की, उस एनर्जी को सेव करने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। दूसरी, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ टू मार्केट्स, मतलब जो समुद्री एरिया है जनरली, जहाँ पर हाई टाइड्स हैं, कुछ एरिए हैं जो शहरों के आसपास है, बाकी सब आउटर एरिया होता है। तो इनएक्सेसिबिलिटी मार्केट, उसके आसपास मार्केट नहीं है, दैट आर नीडेड टू अलाउ इट टू बी डेवलप्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल, ताकि उसको कमर्शियल स्केल पर उसको बढ़ाया जा सके। तो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण ये एनर्जी अभी जनरेट नहीं हो रही है। सिमिलरली हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया विंड एनर्जी के बारे में। फॉर आवर कंट्री सम 2 centuries ago, but now this energy is being
ट्रैप्ड एंड यूज इन नागरकोइल, अंडरलाइन कर लेना इस जगह को, नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड द कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में, और नागरकोइल तमिलनाडु में एक जगह है नागरकोइल, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन 20 साल पहले तक इनका कोई प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं था, लेकिन अभी भी उतना यूज़ नहीं हो पा रहा है जितना इसमें पोटेंशियल है। तो फर्स्ट जो आपका था वो आपको क्लियर हो गया कि ये एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर हम जो हैं रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी सब डिवाइड इनटू अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज सच एज सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल। सबसे ईजी अबायोटिक, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, ना करती थी, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स से जो भी हमें रिसोर्स मिले हैं वो क्या हैं, अबायोटिक। फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग रिसोर्सेज दैट फुलफिल आवर नीड्स, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं जिसमें इसमें क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरे तरह का जो आपका रिसोर्स है दैट इज़ रिसोर्स बेस्ड ऑन स्टॉक और अवेलेबिलिटी। रिसोर्स ऐसे रिसोर्स कि कितने हमारे पास अवेलेबल हैं और फ्यूचर में इसका कितना स्टॉक हमारे पास है। तो पहला है रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल एंड रीजनरेट, जिनका हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं और रीजनरेट बना सकते हैं। सम रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। बहुत सारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज तो ऐसे हैं क्या जो अनलिमिटेड हैं, जो ख़त्म ही नहीं हो सकते। एंड डू नॉट डेप्लीट विद देयर यूज़, और कितना भी उनका यूज़ कर लो वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो ऐसे कौन से हैं, जियोथर्मल एनर्जी। हमारी अर्थ के अंदर से जो हीट निकल रही है, जो आगे मैं आपको डीप समझाऊंगी, अभी आपकी क्लास में नहीं है। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जो हमारी अर्थ से निकलने वाली एनर्जी है वो। दूसरी सोलर एनर्जी, सन से आप कितनी भी एनर्जी ले लीजिए, विंड से आप कितनी भी एनर्जी ले लीजिए, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये सब क्या हैं आपके रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपका है However, all renewable resources are not unlimited। हालांकि बहुत से जो renewable resources हैं वो unlimited नहीं हैं। Careless use of certain renewable resources like water, soil, forest affect their stocks। अगर हम बहुत ही केयरलेस तरीके से अगर वाटर का यूज़ करें, जो कि हमारा पीने वाला पानी है, समुद्र में तो बहुत पानी है लेकिन वो हमारे लिए वेस्ट है। तो जो पीने वाला पानी है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, अर्थ के अंडरग्राउंड वाटर है, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर हम तरीके से इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो एक के बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। सॉइल क्या होगी, फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी, तो सॉइल बेकार हो जाएगी। एंड फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को काटते जाएंगे तो वो इतनी जल्दी ग्रो तो नहीं हो पाएंगे फॉरेस्ट, तो क्या होगा, इनके जो स्टॉक्स हैं वो अफेक्ट होंगे। सो दीज आर कॉल्ड सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ये कौन से रिसोर्सेज कहलाएंगे, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास हैं लेकिन इनका हमें समझदारी से यूज़ करना है। दूसरा है आपका नॉन रेन्यूएबल, जैसा इसके नाम से है कि जो एक बार ख़त्म हो गए वो दोबारा बनने वाले नहीं हैं। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड आफ्टर विच दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर एक बार इनके सारे स्टॉक ख़त्म हो गए तो दोबारा इतनी आसानी से ये नहीं मिलेंगे। दे आर सेड टू बी फिनिट और नॉन सस्टेनेबल। इनको हम फाइनाइट रिसोर्सेज और नॉन सस्टेनेबल, एग्जॉस्टेबल या ख़त्म होने वाले संसाधन के नाम से भी जानते हैं। एज देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज़ इवेंचुअली लीड्स टू देयर एग्जॉशन, और इनका बहुत ज़्यादा यूज़, अंधाधुंध अगर यूज़ होगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। दिस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। पीछे जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है वो आप सबको करनी है। मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, जितना आपको समझ में आए आप करिए। उसके बाद मैं आपको पूरा